नमस्कार, सिटीजन वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक ट्वीट आया है। वो ट्वीट मैं आपको दिखा देता हूँ, बता भी देता हूँ उसका मतलब। वो कहते हैं कि मीटिंग बहुत अच्छी गई, लेकिन एक चीज़ पर हम लोग एग्री नहीं करे। हम चाहते हैं कि हम उनका जो एनरिच्ड यूरेनियम है, वो हमारे पास आ जाए और न्यूक्लियर पर हम मुझसे सहमत नहीं हो पाए और लेबनान पर क्योंकि इज़राइल नहीं सहमत हो रहा है, तो अब हम करें क्या? अब हमें तो इस लड़ाई को जो है कंटिन्यू करना पड़ेगा। हमारे वॉरशिप्स जो हैं, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को टेक ओवर कर लेंगे। इस तरीके की बात उन्होंने कही। उन्होंने ये भी कहा देयर मे बी अ माइन आउट देयर समवेयर बट नोबडी नोज़ अबाउट देम। मतलब कि ईरान ने भी कह दिया कि देखिए वहाँ माइन्स बिछी हुई हैं, अगर आप वहाँ जाएँगे तो उस खतरे के ज़िम्मेदार आप हैं। हमसे मत कहिएगा कि आपकी शिप वहाँ पर उड़वा दिए गए। दूसरी बात जो आज खुलकर सामने आ गई कि एक वीडियो सामने आ गया जिस वीडियो में ईरानी जो शिप थी, एक अमेरिकन वॉरशिप वहाँ जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में एंटर की, तो उन्होंने साफ-साफ चेतावनी दी कि आप इसको तुरंत इंडियन ओशन में पीछे ले जाइए, नहीं तो हम इसको उड़ा देंगे। मैं उस वीडियो को लगाकर आपको अपने गेस्ट से मिलवाता हूँ। One, this is Sepang Navy Station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. This is Coalition Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is attended to you. U.S. Navy warship transiting in the vicinity of Fujairah Port and Oman Sea. This is Sepang Navy. This is Sepang Navy. Last warning, last warning, last warning. It was close to High Island Port. Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Oman Sea. This is Iranian Sepang Navy. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from them because I'm ready to open fire on them without any warning. जी, आपने सुना ईरानियन सिपाह वेसल ने क्या कहा। ओमानियन वाटर्स में अगर कोई भी शिप आपको अमेरिकन दिखाई दे तो 10 मील दूर रहिए, नहीं तो हम उसको उड़ा देंगे। और इस तरफ दूसरी तरफ जो है ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि अब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को हासिल करने के लिए अपनी वॉर फ्लीट को भेज रहे हैं। वॉर फ्लीट तो वहाँ 1 महीने से साहब बैठी हुई है, वो जा ही नहीं पा रही, पहुंच ही नहीं पा रही। तो अमेरिका के ट्रंप साहब बेवकूफ किसको बना रहे हैं? सिद्धार्थ जी, सीधा-सीधा सवाल मेरा ये है। जी हाँ, देखिए युद्ध अपने आप में जब होता है तो थोड़ी सी वो एक धागे की गांठ जैसी हो जाती है। जब तक वो रील पर चढ़ा हुआ है तब तक तो आसानी से निकल जाता है, लेकिन अगर वो उलझ गया तो आप बीच से उसको कहीं निकाल के सुलझा नहीं सकते। उसका कहीं ना कहीं एक किनारा निकालना पड़ेगा और किनारे से समझ में आना, धीरे धीरे उसको सुलझा सकते हैं। तो पिछले 40 दिन में हमने ये देखा है कि पहले तो ये युद्ध शुरू भी हुआ, उसके बाद ये युद्ध चला भी, उसके बाद इसमें सीज फायर भी हुआ, उसके बाद इसमें शांति वार्ता भी हुई और उसके बाद कोई नतीजा नहीं भी निकला। तो ये करीब 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 एक अच्छा खासा एक हमको पिक्चर मिल जाता है कि ये पूरा का पूरा कहाँ से कहाँ तक गया। तो इस चीज को कहीं बीच से अगर उठाएंगे तो मेरे ख्याल से हम समझ नहीं पाएंगे। इसकी एक छोर से उठाएंगे, कहाँ से शुरू हुआ तो समझ में आ जाएगा। मुख्य रूप से हमें ये ध्यान में रखना है कि ये जो युद्ध हो रहा है, ये 3 तरह की अलग-अलग दुनिया में जो सोच है उनके बीच में टकराव हो रहा है। एक सोच है पर्शिया की सोच, जिसे आप ईरान की सोच कह सकते हैं। वो अपने एक भौगोलिक किले के अंदर रहती है और किले के अंदर से ही अपनी रक्षा करती है। जैसे कि अभी आपने दिखाया हॉर्मुज स्ट्रेट। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान को अमेरिकी युद्ध पोत को रोकने के लिए उसको कोई बहुत बड़ा जहाज नहीं चाहिए, मोटर बोट से ही वो लोग रोक लेते हैं, क्योंकि वहां प्रकृति वैसी है, वहां पर की जियोग्राफी वैसी है कि ईरान को उस चीज का लाभ मिल रहा है। तो ईरान एक प्रकृति प्रधान सभ्यता है। ये जो सभ्यता है इसको कहीं पर भी सभ्यताओं को धर्म से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि सभ्यताएं पुरानी होती है। धर्म तो कभी 1000, 2000, 3000 साल पुराने होते हैं, सभ्यताएं बहुत पुरानी होती हैं। सभ्यताओं का मतलब है कि एक भौगोलिक क्षेत्र के लोग किस तरह से सोचते हैं। जरूरी नहीं कि जिस तरह से सोचते हैं वो सब व्यवहार करें, क्योंकि कई बार हम भी बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते। एक क्रिकेटर होता है, हर मैच में सेंचुरी बनाने की सोचता तो है लेकिन बना नहीं पाता। कभी उसकी तैयारी कम रहती है, कभी देश काल परिस्थिति उसका साथ नहीं देती है। तो ईरान की जो सभ्यता है वो अपने आप में एक प्रकृति प्रधान सभ्यता है। उसी तरह की सभ्यता भारत में भी है। भारत को भी 3 तरफ से समुद्र का अपना एक क्या कहते हैं रक्षात्मक माहौल मिला हुआ है, ऊपर हमें हिमालय मिला हुआ है। इसीलिए आप देखिए कि दुनिया में दूसरे किसी देश में अगर यूरोपियन लोग चले जाते हैं अमेरिका में,
तो वहां की पूरी रेड इंडियन सभ्यता को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। लेकिन भारत के ऊपर भले मुगलों का शासन रहा हो, चाहे वो अंग्रेजों का शासन 500 साल 300 साल रहा हो, लेकिन भारत की जो अपनी सभ्यता है वो सभ्यता अभी तक बची हुई रहती है। सभ्यता का मतलब कहीं धर्म नहीं होता। उदाहरण के लिए भारत में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति मंदिर जो है वो तमिलनाडु में है, लेकिन तमिलनाडु में हिंदू का नाम लेके जो पार्टी चुनाव लड़ती है बीजेपी, उसको वोट नहीं आते हैं। वहां पर उसकी क्या कहते हैं, पूरी की पूरी जमानत जब्त हो जाती है। क्या इसका मतलब है कि तमिलनाडु के लोग हिंदू नहीं है, वो भारत के लिए काम नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस समय न्यूक्लियर विस्फोट किया था, उसके बाद भारत की एक रक्षा नीति बनी थी, तो वो के सुब्रमण्यम नाम के व्यक्ति ने बनाई थी। वो तमिलनाडु के थे। तो तमिलनाडु का व्यक्ति वो सोच में आपका साथ देता है, भले उसमें राजनीति और धर्म वहां पर मिक्स नहीं होता। तो एक तो सोच है ईरान की सोच, जो कि अपनी उसके पास कुछ प्राकृतिक संसाधन है, तेल का संसाधन है, उसकी रक्षा वो अपने किले के अंदर बैठ के कर रही है। दूसरी तरफ अमेरिकी सभ्यता है, जो कि जिसका मानना है कि उसके पास दूसरी जो सभ्यता है उसके पास काफी सारी टेक्नोलॉजी है। यूरोप की सभ्यता जो है वो पिछले 400-500 साल से अपनी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। जिस समय उन्होंने सबसे पहले जहाज बनाना शुरू किया तो पूरी दुनिया पे उन्होंने कब्जा करना शुरू किया। भारत के ऊपर भी अंग्रेज आए थे, टेक्नोलॉजी के बेस पर ही उनके पास जहाज थे, दुनिया के किसी दूसरे के पास जहाज नहीं थे। आज अमेरिका भी ईरान में इधर उधर घुस रहा है क्योंकि उसके पास कुछ टेक्नोलॉजी है। तो दूसरी सभ्यता टेक्नोलॉजी की सभ्यता है, जिसको लगता है कि मेरे पास टेक्नोलॉजी है तो मैं सूरज चांद के ऊपर भी जाके अपना झंडा फहरा लूंगा, कर लूंगा दुनिया मुट्ठी में। और तीसरी एक सभ्यता है, अरब की सभ्यता है, जो कि अपने आप में बहुत पहले से वो खाना बदोश सभ्यता है। जहां पर हरियाली मिलती है वहां जाती है, जहां हरियाली सूख जाती है वहां से तंबू उखाड़ लेती है। ये तीन सभ्यताएं क्योंकि दुनिया के एक बहुत छोटे भूभाग में, जिसको आप पर्शियन गल्फ कहते हैं, जिसे आप खाड़ी के देश कहते हैं, खाड़ी के आसपास छोटे से क्षेत्र में, और दुनिया का जो बहुत ज्यादा ऊर्जा वहां पर है, वहां पर क्योंकि मिल गई है, इसीलिए इसकी जद्दोजहद आप देख रहे हैं। ये तीन सभ्यताओं में एक सभ्यता नहीं है, एक देश है जो कि अपने आप में अपवाद है, और वही ये खेल बिगाड़ रहा है। उसका नाम है इजराइल। इजराइल अपने आप में कोई सभ्यता नहीं है, एक छोटा सा देश है, 1 करोड़ लोगों का देश है। पूरी दुनिया के नक्शे में मणिपुर अगर खोजना भी चाहेंगे तो नहीं मिलेगा उतना ही मणिपुर, जितना वो छोटा सा देश है। और वो देश भी क्या है, अरब संस्कृति के अरब जमीन पर है। लेकिन क्योंकि द्वितीय 48 साल पहले द्वितीय विश्व युद्ध के समय बहुत सारे यूरोपियन लोगों को पीड़ा दी गई थी हिटलर के द्वारा, तो उन पीड़ित लोगों को कहीं रहने के लिए, रिहाइश के लिए एक जगह दे दिया गया। अब समस्या यह है कि इजराइल वहां पर अरब संस्कृति में रहता तो है, लेकिन क्योंकि उसकी अपनी सभ्यता नहीं है, उसका पूरा का पूरा इतिहास 48 साल का है, उसने अपनी सभ्यता खोज ली अपने धर्म ग्रंथ में, जो कि 2000-3000 साल पहले लिखी गई है। उसमें एक प्रॉमिस्ड लैंड की चर्चा है। वो प्रॉमिस्ड लैंड जो है वो 7 देशों को मिला के बनता है। उसमें इराक भी आ जाता है, तुर्की भी आ जाता है, जॉर्डन भी आ जाता है, सीरिया भी आ जाता है, लेबनान भी आ जाता है। ये 7 देशों को मिला के बनी है। तो इजराइल चाह रहा है कि उसका जो प्रॉमिस्ड लैंड है, वो क्योंकि भाड़े के घर पे रह रहा है, किसी तरह ये घर मेरा हो मैं घोषित कर लूं और आसपास की जमीन को हथिया लूं। इसीलिए वो ये सभ्यताओं के टकराव में वो कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं मेरा जो प्रॉमिस्ड लैंड है वो उसका विस्तार होना शुरू हो। इसके लिए उसने हमेशा ये कोशिश की है, बहुत सालों से वो कोशिश की है। और इजराइल जानता है कि दुनिया भर में कहीं पर भी आपके सैनिक शक्ति होने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि आपके पास जनसंख्या होनी चाहिए और आपके पास बड़ा भूभाग होना चाहिए। आप 100 लोगों का अगर देश है, छोटा सा एक मणिपुर जैसा एक राज्य है, तो अपनी सेना नहीं रख सकता, क्योंकि उतना सैनिक उनके पास, पॉपुलेशन उतनी आबादी ही नहीं होती। तो इजराइल के पास क्योंकि आबादी नहीं है, वो अपनी सेना खड़ा नहीं कर सकता, तो उसने अपनी गुप्तचर एजेंसी बहुत ताकतवर खड़ा कर ली, जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन गुप्तचर एजेंसी है। और वो गुप्तचर एजेंसी के द्वारा उसने लोगों को, दुनिया भर के नेताओं के बारे में उनके सारे ब्लैकमेल लिस्ट उसने बनाने शुरू किए, ताकि वो जो काम नहीं कर सके वो किसी दूसरे के कंधे पर चढ़ के, बंदूक चढ़ा किसी दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के ब्लैकमेल करके कर सके। एप्स्टीन फाइल नाम का एक चीज उसके हाथ में मिल गया। एप्स्टीन फाइल में अमेरिका, जो दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश है, उसके राष्ट्रपति का नाम 2000-3000 बार आ गया था। उसका जो ओरिजिनल, मतलब जिसे रॉ फुटेज कहा जाता है, अमेरिका में जो एप्स्टीन फाइल का हिस्सा है उसमें तो काफी सारे हिस्से काले किए गए हैं, लेकिन इजराइल के पास जो एप्स्टीन फाइल का हिस्सा है वो रॉ फुटेज है।
तो उसने क्या किया, अमेरिका क्योंकि दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, उसके राष्ट्रपति का नाम फंसा हुआ है, उसने क्या किया है, राष्ट्रपति के ही घर के अंदर से उसका दबाव लाना शुरू किया। जैसे परसों हमने देखा राष्ट्रपति की पत्नी खुद बोल रही है कि एप्स्टीन फाइल में जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। इसका मतलब वो पीड़ित महिलाएं तो सबसे ज्यादा पीड़ा तो दी है ट्रंप साहब ने, क्योंकि ट्रंप साहब के फोटोग्राफ है छोटी छोटी बच्चियों के साथ। इसका मतलब है इजराइल ने क्या किया, ट्रंप साहब के ऊपर दबाव डाल दिया, ब्लैकमेल कर दिया कि एप्स्टीन फाइल में तुम बदनाम हो जाओगे, अगर बदनामी नहीं चाहते हो तो अपनी सेना दो, ताकि मैं इन सेना के द्वारा मेरा अपना जो भूभाग है उसको मैं कैप्चर करना शुरू करूं। तो इस चक्कर में अमेरिका इस चक्कर में आके फंस गया और उसने ये युद्ध शुरू किया। लेकिन उसको ध्यान में नहीं था कि युद्ध कितना भी कीजिए, आपके पास टेक्नोलॉजी कितनी भी हो, प्रकृति के सामने टेक्नोलॉजी किसी हद पर जाके फेल कर जाती है। अभी 4-5-6 साल पहले हमने देखा कोरोना नाम का एक वायरस आया, दुनिया भर के लोगों ने बहुत सारी कोशिश की, लेकिन अंत में किसी ने कोरोना को खत्म आप नहीं कर सके, उसके साथ जीना आपने सीख लिया। यहाँ तक कि आपने जो वैक्सीन बनाई, वो वैक्सीन में भी मरे हुए कोरोना को ही पहले अपने शरीर में भेजते थे। मतलब प्रकृति जब अपने आप पर आ जाती है तो कोई भी टेक्नोलॉजी उसे हरा नहीं सकती। यही कोशिश की पिछले 40 दिन में अमेरिका ने, पूरी की पूरी अपनी ताकत लगा दी, दुनिया भर के अपने सैनिक बेड़ों को मंगवा लिया, 5000 सैनिकों को ओकिनावा से मंगवा लिया, उनका 3-3 युद्ध के बेड़े, दुनिया भर के जो जहाजी जंग के बेड़े हैं उन लोगों को ईरान के हॉर्मुज के पास ले आए, लेकिन हॉर्मुज को वो खुलवा नहीं सके, क्योंकि ईरान के पास वो हॉर्मुज नाम का प्राकृतिक, उसके पास एक किला बंदी थी। अब जब 40 दिन के बाद इन लोगों को समझ में आ गया कि ये काम अब नहीं होगा, तो अंत में ये लोग बातचीत के लिए उतरे। और बातचीत में ये जो अभी आपने कहा, इसमें सबसे बड़ा आश्चर्यजनक बात यह है कि ट्रंप साहब 3 दिन 5 दिन पहले तक कह रहे थे कि मैं ईरान की सभ्यता को आज रात में पूरा का पूरा एक सभ्यता को खत्म करूंगा। इतनी कड़वाहट वाली बोली बोलने वाले ट्रंप साहब आज ये बोल रहे हैं कि हमारी बातचीत तो बहुत अच्छे से हुई, लेकिन उसमें कुछ छोटी मोटी चीजें रह गई है। इसका मतलब ट्रंप साहब कह रहे हैं कि ईरान को मैं सैनिक रूप से नहीं हरा सकता। इस बार जो बातचीत हुई वो पूरी नहीं हुई, आगे फिर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच में ट्रंप साहब क्योंकि व्यापारी हैं, तेज तर्रार हैं, और सभ्यता के नाते उनके ऊपर एक दबाव है कि वो सभ्यता हमेशा टेक्नोलॉजी को बहुत ताकतवर मानती है, तो बीच बीच में वो कोशिश भी करेंगे कि अपनी टेक्नोलॉजी के आधार पर हो सकता है कि कोशिश करके देखते हैं कि हॉर्मुज कहीं टेक्नोलॉजी से कंट्रोल में आ जाए। तो ये जो सभ्यताओं का खेल है, इसीलिए जिस तरह से ईरान एक प्राकृतिक सभ्यता है, भारत भी उसी तरह की प्राकृतिक सभ्यता है। मेरे ख्याल से दर्शकों को आश्चर्य होगा कि ईरान की सभ्यता, भारत में एक आश्चर्यजनक बात हुई है पिछले 40 दिनों में। हमने देखा कि एक तरफ तो भारत सरकार ईरान के खिलाफ और इजराइल के पक्ष में खड़ी थी, लेकिन भारत की ज्यादातर जनता, भले उसका धर्म कुछ भी रहा हो, वो ज्यादातर लोग ईरान के पक्ष में खड़े थे। इसका मूल कारण यह है कि जिस तरह से ईरान की संस्कृति है, भारत की संस्कृति है, 5000-6000 साल पुराने जब चले जाते हैं, तो आज भी जेनेटिक्स के मामले में, जिसको कि जीन्स बोला जाता है, हमारे शरीर के अंदर जो हमारे जीन्स है, 30% जीन्स भारत के और ईरान के लोगों के समान मिलते हैं। तो ईरान और भारत की जो जीन्स है वो मिलते हैं, इजराइल से हमारे जीन्स नहीं मिलते। इसीलिए होता यह है कि राजनीतिक दल राजनीति के तहत भले वो इजराइल के साथ चला जाए, लेकिन आप जनसंख्या लोगों को देखते हैं कि लोग ईरान के तरफ आ रहे हैं, क्योंकि आपका उनकी सभ्यता, जो प्राकृतिक सभ्यता ईरान की है, मोटा मोटी कुछ उसी तरह की सभ्यता भारत की भी है। और उसका एक अंत में एक उदाहरण देके खत्म करता हूं अगले सवाल से पहले। हमें पता है कि ईरान के ऊपर एक प्रतिबंध है, 40 साल से 47 साल से उसके ऊपर प्रतिबंध था। लोगों को लगा था कि ईरान तो बहुत पिछड़ा हुआ देश है। पिछले 40 दिन में उसने दिखा दिया कि उसके पास परमाणु क्षमता भी है, उसके पास मिसाइल की क्षमता भी है, और उसके पास अमेरिका, पूरी दुनिया के लोगों को परेशान करने जितना उसके पास दिमाग भी है। मतलब क्षमता उसके पास प्रतिबंध के बावजूद थी। इसका मतलब यह है कि प्रतिबंधित समय में भी वो अंदर अंदर अपनी क्षमता का विस्तार कर रहा था। भारत ने भी ऐसे ही किया था। भारत ने भी 1974 से 1998 के बीच में, जब भारत ने पहली बार परमाणु विस्फोट किया और दूसरी बार किया, उसके बीच में पूरी दुनिया ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाए रखे थे। फिर भी 1998 में जिस दिन हमने विस्फोट किया, उस दिन हमारे पास सिर्फ परमाणु बम नहीं था, हमारे पास उसको डिलीवर करने की मिसाइल भी उस समय तक आ गए थे, चाहे वो अग्नि हो, पृथ्वी हो। मतलब आप जब एक प्राकृतिक सभ्यता होते हैं, दुनिया भर आपके ऊपर प्रतिबंध भले लगा दे, लेकिन आप क्योंकि किलाबंदी में रहते हैं, दुनिया आपको नहीं देख सकती, लेकिन आप अंदर अंदर अपनी क्षमता विस्तार करते हैं। और यही चीज देखिए, भारत और ईरान के बीच में ज्यादा दूरी नहीं है। भारत के ऊपर भी प्रतिबंध था, लेकिन भारत के पास भी मिसाइल भी है और भारत के पास परमाणु क्षमता भी है। और ईरान
उसी तरह से प्रतिबंधित है। भले देश अलग है, भले धर्म अलग है, लेकिन उसने भी प्रतिबंध के अंदर ही अपनी परमाणु क्षमता भी निर्मित कर ली, अपनी मिसाइल क्षमता भी निर्मित कर ली। इसका मतलब ये जो सभ्यताएं हैं, अलग अलग सभ्यताएं, वो एक ही सोच की, मतलब सभ्यताएं एक तरह की सोच होती है। अलग अलग समय पर व्यवहार अलग होता है, राजनीति अलग होती है, हो सकता है धर्म भी अलग हो, लेकिन उनकी सोच और किसी चीज को अप्रोच करने का जो तरीका होता है वो एक ही होता है। मेरे ख्याल से ट्रंप साहब, ये ट्वीट आपका बता रहा है कि ट्रंप साहब अब समझ गए हैं कि ईरान को इस युद्ध में अब हरा नहीं सकते। आने वाले समय में बातचीत से ही इस चीज का नतीजा निकल सकता है। मेरे ख्याल से अगर वैसा निकलने की संभावना है तो बहुत अच्छी बात है। ट्रंप साहब के ऊपर हमें ध्यान में रखना है, दबाव उनके ऊपर इजराइल का भी है, उनकी पत्नी का भी है। इसीलिए वो खुल के अगर कह देंगे कि मेरा ईरान के साथ समझौता हो गया, तो अगले ही क्षण इजराइल उस समझौते को खराब करने के लिए अपने 5 हवाई जहाज ले जाएगा और ईरान के ऊपर बमबारी करेगा। ऐसी स्थिति में ईरान को फिर से वापस बमबारी करनी पड़ेगी। इसलिए मुझे लगता है कि परसों जो कल जो इस्लामाबाद में बातचीत हुई थी, वो बातचीत भले बेनतीजा हुई, लेकिन ट्रंप वांस साहब ने मेरे ईरान के लोगों को 21 घंटे में अपने अंदर खाने की समाचार दिए होंगे कि भैया देखो मेरे राष्ट्रपति इस मजबूरी में है। ईरान भी इस मामले में मास्टर है, चेस का मास्टर है, शतरंज का मास्टर है। उसने बोला होगा देखो हम लोग आपस में बमबारी कम कर लेते हैं, बाहर निकल के बोलेंगे कि समझौता नहीं हुआ, क्योंकि समझौता हुआ कहते हैं इजराइल आके क्या कहते हैं खीर में नींबू निचोड़ देगा। तो हम बाहर से कहेंगे कि समझौता नहीं हुआ, बाकी जो जो यथास्थिति है वो यथास्थिति रहेगी। मेरा यूरेनियम और मेरा प्लूटोनियम या मेरा परमाणु शक्ति मेरे पास है, हॉर्मोज मेरे पास है, तुम अपनी दुनिया तुम अपनी चला लो। तुमको भी लाभ ही हो रहा है। जब से हॉर्मोज बंद हुआ है, अमेरिका से काफी सारे देश गए हैं तेल लेने के लिए, भारत भी गया, भारत को भी अमेरिका से गैस आ रहा है। 40 लाख करोड़ रुपए का पिछले 40 दिन में अमेरिका को शुद्ध लाभ हुआ है, क्योंकि उसका तेल बिकने लगा है। ईरान का भी लाभ हुआ है, क्योंकि हॉर्मोज पर कब्जा होने के बाद 5 लाख करोड़ रुपया ईरान को भी अब चुंगी मिलने लगी है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए तो ईरान को भी लाभ हुआ है इस युद्ध से, और अमेरिका को भी लाभ हुआ है। हानि सबसे ज्यादा हुई है इजराइल की, और ये जो खाड़ी के देश हैं जो कि जहां फायदा होता था वहां चले जाते थे, इनका 25% जीडीपी के ऊपर ईरान ने बमबारी कर दी है। तो ये दोनों घाटे में हैं। ये दोनों जो अवसरवादी सभ्यता है, अरब की खानाबदोश सभ्यता है, फायदे की तरफ जाती है, उसको काफी घाटा हुआ है। जिसकी अपनी कोई सभ्यता नहीं है वो सभ्यता बनाने की कोशिश कर रहा है इजराइल, उसको भी काफी घाटा हुआ है। और जो टेक्नोलॉजी की सभ्यता है जिसको अमेरिका कहते हैं, उसको भी इस युद्ध में लाभ हुआ है। और जो प्राकृतिक सभ्यता है ईरान, उसको भी इस युद्ध में लाभ होते हुए दिख रहा है। एक सभ्यता यूरोप की भी है, नाटो कंट्रीज की भी है। मैं एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें जो कनाडा के मार्क कर्नी इकोनॉमिस्ट हैं, आईएमएफ में काम किया, वर्ल्ड बैंक में काम किया, प्रधानमंत्री हैं वहां के, क्या कह रहे हैं सुनिएगा। Of our military sending 70 cents of every dollars to the United States are over. तो मार्क कर्नी का ये कहना है कि $1 में 70 सेंट हम जब अपनी सिक्योरिटी गारंटी के लिए अमेरिका को देते थे वो देना बंद कर देंगे। उसके अलावा डच चीफ ऑफ डिफेंस ने कंफर्म किया है कि यूरोप इज एक्टिवली प्रिपेयरिंग टू साइडलाइन द यूएस मिलिट्री। नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर जोनास गॉर स्टोरे ने कहा है कि डियर मिस्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, वी बिलीव वी आर ऑल शुड वर्क टू टेक दिस डाउन एंड डी एस्केलेट। और ट्रंप साहब ने कहा है कि आपने मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया, 8 वॉर रुकवा दी मैंने, अब आई नो लॉन्गर फील द ऑब्लिगेशन टू थिंक प्योरली ऑफ पीस। इस तरीके की बातें डोनाल्ड ट्रंप नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर से कर रहे हैं कि आप नोबेल पीस प्राइज दे देते तो मैं इस युद्ध को नहीं करवाता। और उसके बाद जो उनका ट्वीट है उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने भी कहा वो ये है कि उन्होंने सारे युद्ध के जो मेन जो पॉइंट है उसको न्यूक्लियर पे ले गए। और ईरान ने पहले ही न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन पे साइन किया हुआ है। आईएईए के इंस्पेक्टर्स वहां जाके चेक करते हैं, वो पीसफुल पर्पस के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का यूज कर रहे हैं। तो ये तो मुद्दा था ही नहीं न्यूक्लियर, तो केंद्रीय बिंदु को शिफ्ट कर दिया गया क्योंकि यूरोप का प्रेशर है, कनाडा का प्रेशर है, और कनाडा से रोजमर्रा का सामान आता है। कनाडा से 2 दिन अगर सामान ना आए तो साहब उनके मॉल बंद हो जाएंगे, दूध, टमाटर, ब्रेड मिलनी बंद हो जाएगी, आपको पता ही है जी। देखिए, इस युद्ध का केंद्र बिंदु तो सबको, दुनिया को पता लग गया कि इस युद्ध का केंद्र बिंदु हॉर्मूज है। हॉर्मूज, जब तक हॉर्मूज खुल गया, अगर कल हॉर्मूज एकदम शांति से, जब तक हॉर्मूज का कब्जा ही पूरा खेल का केंद्र बिंदु है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस युद्ध का जो है वो हॉर्मूज है।
और हॉर्मूज की चर्चा अगर कोई नहीं करता है, उसके अलावा कुछ भी चर्चा करता है, इसका मतलब वो ये युद्ध हार चुका है। वो मान गया है कि हॉर्मूज आज जिसके कब्जे में है उसी के कब्जे में रहेगा। आपने शुरुआत में जो दिखाया कि अमेरिका का एक युद्धपोत आता है और छोटा सा मोटर बोट ईरान का कहता है कि वापस नहीं लौटोगे तो मार देंगे, और दो वार्निंग के अंदर वो यू टर्न मार के वो चला जाता है। इसका मतलब ही ये है कि ट्रंप साहब को जो आज चीज समझ में आई कि प्रकृति के सामने मेरी टेक्नोलॉजी फेल कर रही है, यूरोप के लोगों को, क्योंकि यूरोप भी उसी तरह से तकनीकी रूप से आज जितना अमेरिका ताकतवर है, आज से 200-300 साल पहले अमेरिका में जितने भी लोग हैं ये मुख्य रूप से यूरोप के ही लोग हैं। तो यूरोप के पास भी तकनीकी ताकत है। जो चीज को आज ट्रंप साहब समझे हैं कि हम ईरान के हाथ से तकनीक के बल पर प्राकृतिक हरमुज को छीन नहीं सकते, बाकी लोगों को जो नेटो के देश हैं इनको बहुत पहले समझ में आ गया युद्ध शुरू होने के 2-4 दिन में। क्योंकि मजेदार बात यह है कि जिस दिन ये युद्ध शुरू हुआ था उस दिन सारे नेटो के देश यही कह रहे थे कि ईरान आतंकवादी देश है। उस समय आप लोग कह रहे थे, अमेरिका कह रहा था कि ईरान आतंकवादी देश है, नेटो के सारे देश कह रहे थे कि ईरान आतंकवादी देश है, ये सारे देश ये भी कह रहे थे कि ईरान को परमाणु विस्फोट, परमाणु शक्ति नहीं रहना चाहिए। 40 दिन युद्ध खत्म नहीं हुआ और नेटो टूट गया, और नेटो के ही देश अब कह रहे हैं कि ईरान पर बमबारी नहीं होनी चाहिए। कल तक जो ट्रंप साहब बोल रहे थे कि ईरान आतंकवादी देश है, हम उसकी क्या कहते हैं संस्कृति को नष्ट, सभ्यता को नष्ट कर देंगे, आज बात करके कह रहे हैं कि हमारी बातचीत अच्छी हुई। आप मतलब आप आतंकवादी नहीं रहे क्या? मतलब कल तक आप उसको आतंकवादी देश कह रहे थे, आज कह रहे हैं कि हमारी बातचीत अच्छी हुई। दूसरी तरफ ईरान को भी देखिए, ईरान भी पिछले एक हफ्ते मतलब 3 दिन पहले तक हर चीज में नारा देता था तो कि डेथ टू अमेरिका, डेथ टू अमेरिका। लेकिन आज आप उनके खालीबाफ साहब का स्टेटमेंट देखिए, जो इस पूरा का पूरा प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहीं डेथ टू अमेरिका नहीं कहा। उन्होंने भी कहा पहली बार हम लोग मिले थे, काफी सारी बातें हुई हैं, आने वाले समय में और शायद कुछ बातें होने की संभावना है। इसका मतलब है कि धीरे धीरे ये जो पाश्चात्य सभ्यता है, जो कि टेक्नोलॉजी के बल पर कर लो दुनिया मुट्ठी में, चांद तारों के ऊपर जो हम झंडा गाड़ देंगे ये सोच के चले थे, इन लोगों को अब धीरे धीरे समझ में आ गया है कि प्रकृति के गोद में अगर कोई एक सभ्यता अपनी मुट्ठी बंद करके किलेबंदी करके रहती है तो उसको आप बाहर से जाके उसको छीन नहीं सकते। ट्रंप साहब को जो चीज आज समझ में आई, नेटो को 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले समझ में आ गई थी। इसीलिए उसने कहा ट्रंप साहब को कि आप बेकार का काम कर रहे हैं, क्यों ईरान के लोगों को मार रहे हो, बिना मतलब के बमबारी कर रहे हो, स्कूल के बच्चियों को मार रहे हो, यूनिवर्सिटी को मार रहे हो, अस्पतालों को मार रहे हो, तुम पावर प्लांट को मार रहे हो। खेल तो पावर प्लांट में नहीं है, खेल तो हॉर्मुज में है। हॉर्मुज के अंदर मुझे यह बताइए आत्मजीत जी, पिछले 40 दिन में जिस हॉर्मुज की 21 किलोमीटर की एक छोटी सी खाड़ी है, उसके अंदर अभी तक न तो एक बम गिरा है, न तो एक भी जहाज डुबोया गया है, न तो एक भी माइन वहां पर विस्फोट हुई है। पूरी दुनिया में बमबारी हो रही है, जिस चीज को लेके होनी है उसके अंदर एकदम पानी शांत है। उसके अंदर न तो एक माइन फूटा है, न तो एक जहाज डूबा है, न तो एक मिसाइल लैंड की है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस पूरे के पूरे युद्ध का जो केंद्र बिंदु है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हॉर्मुज है। हॉर्मुज है ये सबको पता था। अमेरिका को लगा था कि मेरी टेक्नोलॉजी इतनी ताकतवर है कि वो टेक्नोलॉजी के बल पर मैं उसको कब्जा कर लूंगा। लेकिन 40 दिन के बाद उनको समझ में आया कि प्रकृति ने जो चीज नहीं दी है उसको आप टेक्नोलॉजी से आप नहीं जीत सकते। उदाहरण के लिए क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण को आप ऐसे ही मैं कहूं कि मैं हाथ में 2 पंख बांध लूंगा और 3rd फ्लोर से कूदूंगा तो आप नीचे गिर जाएंगे। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम को, जो कुछ संसार के भौतिक जगत के कुछ नियम है जिसमें कि गुरुत्वाकर्षण है, वो आपके चाहने से गुरुत्वाकर्षण का नियम आपके ऊपर खत्म नहीं होगा। वो आप असंभव है, वो हो ही नहीं सकता, वो गुरुत्वाकर्षण का नियम रहेगा। तो हॉर्मुज इसी तरह का एक प्राकृतिक नियम है। ट्रंप साहब को समझ में नहीं आया, या समझ में आया भी हुआ था तो जैसे मैंने कहा उनके ऊपर एप्स्टीन, उनकी पत्नी, उनका जो दामाद है, अब उनके दामाद भी इस डेलीगेशन में गए हुए थे। सब लोग तो कह रहा है कि ये जो दामाद थे वो दामाद कम थे और इराक इजराइल के प्रॉक्सी ज्यादा थे। तो मेरे ख्याल से ये जो इस्लामाबाद में बातचीत बेनतीजा खत्म हुई, होना स्वाभाविक था, क्योंकि ये युद्ध शुरू करवाया था इजराइल ने, और इस बातचीत में कहीं पर क्योंकि इजराइल टेबल पर नहीं था, इसीलिए दोनों को मालूम था कि जिसने शुरू करवाया उसके बिना अगर हम लोग कोई घोषणा कर देंगे कि शांत हो गया तो वो फिर से कुछ गड़बड़ करेगा। मतलब वो फिर से इस यज्ञ में आके फिर से वो विघ्न डालेगा। तो इजराइल को यज्ञ से विघ्न डालने से रोकने के लिए ये लोग दोनों कहेंगे कि नहीं, अभी हमारी बातचीत चल रही है लेकिन टकराव तो होगा, अभी हम युद्ध तो करेंगे, इस तरह से चलता रहेगा ताकि इजराइल इस चीज में बीच में आके ट्रंप साहब के ऊपर फिर से न चढ़ जाए। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने ये भी देखा है
कि इजराइल का जो एक बहुत बड़ा ऑरा था, उसकी एक बहुत बड़ी छवि थी, खास करके उसका मोसाद के चलते। भारत में भी बहुत सारे लोग, भाजपा के समर्थक उसको हीरो मानते हैं, उसका जेम्स बॉन्ड गिरी धुरंधरई को बहुत मानते हैं, लेकिन उनको भी अब समझ में आ गया कि गुप्तचर की ताकत होना अलग बात है और सैनिक ताकत होना अलग बात है। शांति के समय में आपका गुप्तचर ही बहुत काम करता है, क्योंकि आपको इधर उधर से समाचार आने लग जाते हैं। लेकिन जब एक बार खुल के युद्ध शुरू हो जाता है तो गुप्तचर का कोई काम नहीं रहता। युद्ध युद्ध गुप्त होता ही नहीं है, युद्ध होता है खुल के। वहां पर कोई गुप्तचर ही नहीं काम करती है। तो पिछले 40 दिन में देखिए मोसाद को कोई बात पूछ ही नहीं रहा है, क्योंकि मोसाद अब थोड़े है तो मिसाइल बात कर रहा है, तो मोसाद की जरूरत क्या है। तो मेरे ख्याल से इसमें भारत के भी कुछ लोगों को, खास करके भाजपा के जो समर्थक हैं, वो लोग जो इजराइल के मोसाद को बहुत हीरोगिरी मानते हैं कि इजराइल के मोसाद जैसा भारत को भी होना चाहिए, हमारे भी राष्ट्रीय सुरक्षा वैसी होनी चाहिए। मेरे ख्याल से उनको देखना चाहिए कि के सुब्रमण्यम साहब, संयोग से वो भारत के वर्तमान जो विदेश मंत्री हैं, उनके वो पिताजी थे, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी चिल्लम चिल्ली, उन्होंने ये कोई गुप्तचराई नहीं की। उन्होंने क्या किया कि भारत प्रतिबंधित था, लेकिन उसको अपने जीवन काल में इतना ताकतवर बना दिया कि अचानक एक दिन दुनिया को हमने दिखा दिया कि हमारे पास न्यूक्लियर विस्फोट, मतलब न्यूक्लियर बम भी है, परमाणु बम भी है, और उसको गिराने के लिए मिसाइल भी है। और ये दो करने के बाद उन्होंने कह दिया कि ये हमारी एक राष्ट्रीय सुरक्षा नीति है। तो देखिए, वो हो जाने के बाद भारत के ऊपर अभी तक तो न तो चीन कहीं चढ़ा है, ठीक है, कहीं पर छोटे मोटे आपके साथ परेशानियां करना अलग बात है, लेकिन भारतीय भूभाग की जो अपने आप में रक्षा है, वो जो 3 तरफ से समुद्र और एक तरफ से हिमालय, और के सुब्रमण्यम साहब की एक रक्षा नीति कर रही है, वो अपने आप में बताती है कि आपको कोई गुप्तचराई करने की जरूरत नहीं है। आपको अपना क्षमता विस्तार करना होता है। गुप्तचराई कर, मुझे पता लग जाए आत्मजीत जी मेरा एक गुप्तचर हो, आज रात में आपके घर में क्या खाना बन रहा है, उससे मेरा पेट थोड़ा भरने वाला है। ठीक है, मैं हो सकता है कोई गुप्तचर मुझे बता दे कि आपके यहाँ आज रोटी नहीं पराठा बनने वाला है, लेकिन उससे मेरा पेट थोड़ा भरेगा। मेरा पेट तो तब भरेगा जब मेरे घर में खाना बनेगा। तो ये जो गुप्तचराई को ओवररेट किया जाता है, बहुत अच्छा हुआ कि इजराइल का जो ये गुप्तचराई है वो पिछले 40 दिन में खत्म हो गया, क्योंकि गुप्तचर आपके पास होंगे, लेकिन युद्ध तो सैनिक लड़ते हैं, सैनिक लड़ने के लिए आपके पास सेना ही नहीं है। इसीलिए तो आप पैरासाइट बन के, परजीवी बन के अमेरिका को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि इजराइल का युद्ध अमेरिका आके लड़े। अब अमेरिका भी समझ गया है कि ये बहुत भारी, जो है बहुत महंगा है, अमेरिका भी अपना हाथ धो रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े देश अब इजराइल को खुल के आलोचना कर रहे हैं। तुर्की आलोचना कर रहा है, स्पेन आलोचना कर रहा है, नेटो आलोचना कर रहा है, यहाँ तक कि रशिया और चीन आलोचना कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अब बोल रहा है कि नेतन्याहू साहब तो वार क्रिमिनल है, उनको हमारे यहाँ भेजो, हम उनके ऊपर केस चलाएंगे। तो सबसे ज्यादा इसमें घाटा जो हुआ है इजराइल का, जो एक बहुत बड़ा ओवररेटेड था इजराइल, सब लोगों के दिमाग में था, और खास करके उसकी गुप्तचर एजेंसी के चलते था, वो पूरा का पूरा धराशायी हो गया। जी, इनफैक्ट आपने एक बहुत अच्छी बात कही इसमें कि जब आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, अपने सीक्रेट्स हैं, वो किसी थर्ड पार्टी के हवाले कर देते हैं और वो थर्ड पार्टी जो है उसको जाहिर तौर पर इस्तेमाल करेगी अपने बेनिफिट के लिए। हम लोग घर में भी जब बिजनेस करते हैं या कोई काम करते हैं, कारोबार करते हैं या नौकरी भी करते हैं, तो घर में घर वालों को कई चीज़ें नहीं बताते हैं, क्योंकि हम चाहते नहीं कि उनको ज़्यादा फिक्र पड़े। हम अपनी सारी फिक्र, अपने सारे प्रॉब्लम्स को खुद एड्रेस करते हैं। पर यहाँ तो आपने इजराइल पेगासस को बोल दिया कि जाइए देखिए कौन रेनकोट पहन के नहा रहा है, कौन अपने घर में क्या कर रहा है, कौन किसी के साथ कहाँ घूम रहा है। तो जिनको आपने अपना रहबर बनाया वही आपका कातिल बन गया और अब आप फंस गए हैं उसमें। आज की बिल्कुल फंसे। जी 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 10 सेकंड में, आपके पास अगर इतनी अच्छी गुप्तचर की एजेंसी थी, तो सबसे पहली बात है कि पहलगाम में 4 आतंकवादी कहीं दूसरे जगह से आके हमारे यहाँ हमला कैसे कर दिए। और अगर हमला कर दिए तो आपने भले ऑपरेशन सिंदूर करके बहुत कुछ किया, लेकिन उन 4 आतंकवादी जिन्होंने मारा था हमारे निरीह लोगों को, उनको आज तक आप नहीं पकड़ सके। इसका मतलब गुप्तचरई को फॉलो करने का, गुप्तचरई को बहुत ज्यादा उसको महत्व देने का अपनी सीमाएं हैं। गुप्तचरई आपको राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं देती। आपको इतना ही है कि पड़ोसी के घर में आज खाना क्या बना ये पता लग जाएगा, लेकिन उससे आपका पेट नहीं भरेगा। आपका पेट भरने के लिए आपकी ताकत होनी चाहिए। बिल्कुल। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए सिद्धार्थ जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।